नेपाल सरकार और हिंदू सम्राट सेना नेपाल के बीच हुए 19वीं सूत्रीय समझौते ने न केवल देश की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को प्रभावित किया है। इस समझौते के अंतर्गत सरकार ने ये आश्वासन दिया है कि अगला 3 महीनों के भीतर नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग पर सर्वदलीय और संसदीय स्तर पर चर्चा कराई जाएगी। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। इंडिया थिंग्स में आज बात करेंगे, उससे पहले आप ये वाला वीडियो पहले देख लीजिए। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी, वर्तमान राष्ट्रपति जी भी कान खोलकर सुन लें, विश्व में स्वस्थ क्रांति की उद्भावना नेपाल से होगी। वो स्वस्थ क्रांति सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त होगी। यह जो काठमांडू है, यहाँ के राजाधिराज साक्षात पशुपतिनाथ हैं, उनकी राजधानी है। नेपाल भव्य रूप धारण करेगा, भारत इससे शिक्षा लेगा। हर हर महादेव। पुरी के शंकराचार्य की यह 2018 में की गई भविष्यवाणी आज साकार होते दिख रहा है। नेपाल की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रहा है जहां इतिहास, संस्कृति, लोकतांत्रिक आकांक्षाएं एक दूसरे के समांतर चल रही है। नेपाल सरकार और हिंदू सम्राट सेना नेपाल के बीच हुए 19वीं सूत्रीय समझौते ने न केवल देश की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को प्रभावित किया है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में एक ऐसा नए बहस का जन्म दे दिया है। इस समझौते के अंतर्गत सरकार ने ये आश्वासन दिया है कि अगला 3 महीनों के भीतर नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग पर सर्वदलीय और संसदीय स्तर पर चर्चा कराई जाएगी। यह कोई साधारण राजनीतिक घोषणा नहीं है, बल्कि वो विमर्श की पुनर्वापसी है, जिससे 2008 में राजशाही की समाप्ति और धर्मनिरपेक्ष संविधान लागू होने के बाद लगभग समाप्त मान लिया जाएगा। नेपाल दुनिया का एकमात्र आधिकारिक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। सदियों तक उसकी राष्ट्रीय पहचान हिंदू परंपरा, सनातन संस्कृति और राजशाही से जुड़ी रही, किंतु 2006 के जन आंदोलन और उसके बाद राजनीतिक परिवर्तनों ने देश की संवैधानिक संरचनाओं को पूरी तरह बदल दिया। 2008 में राजशाही समाप्त हुई और 2015 के संविधान में नेपाल को औपचारिक रूप से एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित कर दिया। समय इसे आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया गया, किंतु समय के साथ यह भी स्पष्ट हुआ कि समाज का एक बड़ा वर्ग इस परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाया। आज भी नेपाल में बड़ी आबादी स्वयं को सनातन सांस्कृतिक पहचान के साथ जोड़कर देखती है और उसका मानना है कि धर्मनिरपेक्षता ने केवल उनकी ऐतिहासिक पहचान को कमजोर किया है। वर्तमान समझौते का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह नहीं है कि सरकार ने हिंदू राष्ट्र की मांग स्वीकार कर ली है, बल्कि यह है कि उससे इस विषय पर औपचारिक राजनीति चर्चा के लिए दरवाजे खोल दिए गए। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यही है कि यदि किसी मुद्दे को पक्ष में व्यापक जन भावना मौजूद हो तो उसे केवल वैचारिक असहमति के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। संसद और सर्वदलीय विमर्श ही ऐसे संवेदनशील विषयों का समाधान का सबसे उपयुक्त माध्यम है। ये प्रक्रिया लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी मजबूत करती है और समाज में संवाद की संस्कृति को बढ़ाया देते हैं। हाल के वर्षों में नेपाल की राजनीति लगातार अस्थिर रही है। सरकार बदली, गठबंधन टूटे, आर्थिक चुनौतियां बढ़ी, युवाओं का बड़े पैमाने पर विदेश पलायन, बेरोजगारी और विकास की धीमी गति ने जनता के भीतर असंतोष को जन्म दिया है। ऐसे वातावरण में सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान से जुड़े मुद्दे स्वाभाविक रूप से फिर प्रमुखता प्राप्त करते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग को केवल धार्मिक आग्रह के रूप में दिखाया शायद इस पूरे परिदृश्य को अधूरा विश्लेषण होगा। इसके पीछे राष्ट्रीय पहचान, सांस्कृतिक निरंतरता और राजनीतिक स्थिरता की तलाश भी दिखाई देती है। यह भी ध्यान रखना होगा कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा और धर्मतंत्र एक ही बात नहीं है। दुनिया के अनेक देशों की
संवैधानिक व्यवस्था किसी विशेष संस्कृति या धार्मिक विरासत के स्वीकार करती है, जबकि उनके लोकतांत्रिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रताएं पूरी तरह सुरक्षित रहती है। इसीलिए नेपाल में भी बहस का केंद्र यह होना चाहिए कि यदि भविष्य में किसी संवैधानिक परिवर्तन पर विचार होता है तो वह सभी नागरिकों को समान अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा रखते हुए किसी प्रकार किया जा सकता है। किसी भी निर्णय की सफलता उसकी समावेशिता पर निर्भर करेगी। भारत के लिए भी यही घटनाक्रम महत्वपूर्ण है। भारत और नेपाल का संबंध केवल दो पड़ोसी देशों का संबंध नहीं है, बल्कि साझा सभ्यता, धार्मिक परंपराओं और सामाजिक रिश्तों का भी है। पशुपतिनाथ से लेकर जनकपुर, अयोध्या तक फैली सांस्कृतिक विरासत दोनों देशों को एक अदृश्य सूत्र में बांधती है। इसलिए नेपाल में हिंदू राष्ट्र को लेकर होने वाला हर राजनीतिक बहस का प्रभाव स्वाभाविक रूप से भारत में महसूस किया जाएगा। हालांकि यह भी उतना ही आवश्यक है कि इस पूरे प्रश्न को नेपाल का आंतरिक लोकतांत्रिक विषय माना जाना और उसका अंतिम निर्णय नेपाली जनता तथा उसकी निर्वाचित संस्थाओं पर भी छोड़ा जाए। सरकार और हिंदू सम्राट सेना नेपाल के बीच हुआ यह समझौता किसी अंतिम निष्कर्ष का प्रतीक नहीं, बल्कि एक नई राजनीतिक प्रक्रिया का प्रारंभ है। आने वाला 3 महीने ये तय करेगी कि मुद्दा केवल आंदोलन की ऊर्जा तक सीमित रहता है या वास्तव में संवैधानिक विमर्श का हिस्सा बनता है। इतना निश्चित है कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र का प्रश्न अब इतिहास की पन्नों तक सीमित नहीं रहा या पुनः राष्ट्रीय बहस के केंद्र में लौट आया। लोकतंत्र की परिपक्वता इसी में है कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर टकराव से नहीं, बल्कि संसद, संवाद और जनमत के माध्यम से खोजा जाए। यदि यह प्रक्रिया संतुलित, शांतिपूर्ण और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर आगे बढ़ती है तो नेपाल एक बार फिर उस उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है कि गहरे वैचारिक मतभेदों का समाधान भी लोकतंत्र की शक्ति से संबंध है। आज के लिए इतना। खुद इंडिया से जुड़े रहे हैं। जय हिंदू, जय नेपाल, जय भारत।